हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज मैं आपके लाइव चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसका हम आज की मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि होम्स में और स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का आज यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का फ्लो करना। रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऐसी जिससे आपका जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है करंट का, तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आपको इतना दे रखा है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखना, उसकी जगह पर आपको यूज़ करना है आई, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये होता है आपका करंट का पहला फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें कि जो क्यू होता है वो होता है आपका चार्ज और टी होता है आपका टाइम। इसके बाद जो आपका एम्पेयर होता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभार। 1 एम्पेयर क्या होता है? तो 1 एम्पेयर का मतलब होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप इसे नोट कर सकते हैं नोट्स की तरह, बिल्कुल सही है। आपकी एनसीईआरटी में से एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एमीटर। आपने एमीटर देखा भी होगा। एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई। एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, उसे हम एमीटर कहते हैं। और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब सीरीज और पैरेलल मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें कि जो हमारा करंट है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एमीटर के बारे में, जो हमेशा सीरीज में कनेक्ट हम करते हैं, तो ये है आपका एमीटर। इसे हम हमेशा सीरीज में, यानी कि इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि इसके पैरेलल, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और सीरीज यानी कि जो लाइन वाइज चलता रहता है, ये सीरीज होता है। तो एमीटर हमेशा आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चार्ज मैंने अभी आपको ऊपर बताया था फॉर्मूला में, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज होता है आपका, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब। और जिसका जो आपका डिनोट करते हैं हम उसे सी से करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको इन सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है कि एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब होती है। कूलम्ब का साइन क्या होता है? सी होता है, ठीक है। इसके बाद 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो ये भी आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए कि 1 कूलम्ब पे कितना चार्ज होता है? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऊपर होता है ना 18, या इसका मतलब होता है 10 × 18 0, ठीक है। यानी कि 18 जीरो है 10 के पीछे, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला होगा ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको करंट इतना गिवन दे रखा है, तो आपको ये नहीं लिखना कि करंट इक्वल्स टू दिस, आपको लिखना है आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर, ठीक है। और आपको जो भी इसकी एसआई यूनिट है वो साइड में लिखनी ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद इसमें बोला है इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फिर आपको टाइम भी बताया गया है इसमें 10 मिनट्स, तो टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स।
तो आपको ये भी याद रखना है कि न्यूमेरिकल्स में हम 10 मिनट्स नहीं लिखते हैं, हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमने टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने एक फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, I इक्वल्स टू Q बाय T, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, यानी कि चार्ज। तो Q इक्वल्स टू I T, यानी कि I इंटू टी हो जाएगा। राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है बट आप समझ जाना। इसके बाद I इंटू टी करेंगे तो 0.5 इंटू 60, और जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ज। और जब चार्ज आ जाएगा तो लास्ट में आपको कूलम्ब ज़रूर लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोला होगा तो आपको V लिख देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके बीच में जो भी वर्क डन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी वर्क हुआ है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। और इसका सिंबल भी वी ही होता है। इसके बाद आपसे 1 वोल्ट इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन होती है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ये भी आपको याद करना है। तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप इसे अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट कर लीजिए, ये आपके नोट्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। हमने अभी ऊपर एमीटर पढ़ा था और दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा वोल्ट मीटर। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल यानी कि इधर, ये इधर भी हो सकता था, ये ऊपर भी हो सकता था। तो वोल्ट मीटर यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिंबल्स, ये आपको हेल्प करेंगे समझने में इस चैप्टर को। तो आपको याद रखना है, अगर एक सेल की बात होगी तो इस तरीके से, और यही अगर हम बैटरी बना देंगे तो बैटरी यानी कि इन 3-4 सेल्स को जोड़ देना। फिर प्लग की, और प्लग स्विच क्लोज्ड, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत बोला जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से। रेजिस्टेंस ये होता है, और रियोस्टेट ये होता है। एमीटर, वोल्ट मीटर, ये आपको ऊपर बता दिया है। इसके बाद आता है आपका ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लेना। यानी कि ओम्स लॉ होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई भी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि ओम्स लॉ में बोला है कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। आई क्या है आपका करंट, और वी होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि अगर आपका आई बढ़ेगा तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब होता है ये। इसके बाद आपका सेकेंड फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलता है V इक्वल्स टू आई आर। तो आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है, फॉर्मूला डायरी में चैप्टर नंबर 12 डाल के आपको सारे फॉर्मूलाज नोट कर लेना है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। इसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 बोर्ड में भी पूछा गया था क्वेश्चन, इसे हम VI ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है। तो जब भी आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आपको बिना बोले इस डायग्राम को बना देना है, इसके भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो हमारा चार्ज है वो बढ़ता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम आर होता है इसका सिंबल, और जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम, यानी कि हम इसे ओमेगा इस तरीके से। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो फॉर्मूलेज और मिलते हैं, R इक्वल्स टू वी बाई आई और I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती जा रही हूँ उसे आप अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं। इसके बाद एक सेकेंड बात यहाँ पे आती है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली का पता चल गया कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एक चीज़ आपकी बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगर आपका आई बढ़ेगा तो आपका जो वी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है, और अगर आपका आई बढ़ेगा तो जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आई और आर की बात हो रही है। अगर आपका आई कम होगा तो आपका आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इसके बाद आपका रियोस्टेट आता है एक, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो ये हमारे करंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है डायरेक्टली, वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो डायरेक्टली पता चल गया, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर हमारा आर बढ़ेगा तो हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और फोर्थ आपका डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेजिस्टिविटी। इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये डिटरमाइन करती है मटेरियल की एबिलिटी को, और मटेरियल क्या है आपका, कंडक्टर। इसके बाद जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर, ये होती है आपकी एसआई यूनिट। इसके बाद रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए सब 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स और एलॉय की, वो होती है 10⁸ टू 10⁶ ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ये सब आपकी बुक में भी एक टेबल दे रखी है, इसके नीचे टॉपिक, वो आपको पढ़ लेना, याद नहीं करना। इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। यानी कि जो एलॉय होता है वो मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर बनता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे बोला है कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है वो जिस मेटल से बना है। ठीक है, सपोज आपका एलॉय बना है किसी एल्युमिनियम से। ठीक है, एल्युमिनियम से आपका एलॉय बना है, ये है आपका एलॉय। ठीक है, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडाइज को आप बर्न भी बोल सकते हैं। तो जो एलॉय होता है वो बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ये प्रेस हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो गया, तो उसमें हम एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो जलता नहीं है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये आपको फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा।